ये कहानी गोरखपुर से मुंबई के बीच के उस खौफनाक सफर की है जिसे NH-27 और NH-44 के सुनसान रास्तों पर आज भी ट्रक ड्राइवर फुसफुसाते हुए सुनाते हैं। यहाँ कहानी का पहला भाग है। भाग 1, गोरखपुर की वो मनहूस रात। गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में रात के 11 बज रहे थे। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। राघव, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, और उसका जवान क्लीनर छोटू अपने 12 चक्का ट्रक महारानी में माल लोड कर चुके थे। सामान की डिलीवरी मुंबई के भिवंडी में 3 दिनों के भीतर करनी थी। राघव पुराने दौर का ड्राइवर था। उसने सड़क पर बहुत कुछ देखा था, लेकिन उस रात जब उसने ट्रक की चाबी घुमाई तो इंजन ने एक अजीब सी कराह भरी। काली सड़क का बुलावा। उस्ताद, आज मन कुछ ठीक नहीं लग रहा। अम्मा ने कहा था कि आज का सफर टाल दो, छोटू ने अपनी खिड़की के शीशे चढ़ाते हुए कहा। राघव ने बीड़ी सुलगाई और धुआं छोड़ते हुए बोला, छोटू, अगर हम डर के बैठ गए तो ये पेट कैसे भरेगा? और फिर ये तो बस रास्ता है। सड़क कभी किसी की दुश्मन नहीं होती, बस उस पर चलने वाले का वक्त खराब होता है। जैसे ही ट्रक ने गोरखपुर की सीमा पार की और कुशीनगर वाले रास्ते पर चढ़ा, हेडलाइट की रोशनी में दूर दूर तक सिर्फ घना कोहरा और सफेद पट्टियां दिख रही थीं। रात के 2 बज रहे थे। अचानक ट्रक के रेडियो में खरखर की आवाज आने लगी। राघव ने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर स्टेशन पर सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, एक औरत के रोने की सिसकी। वो अजनबी मुसाफिर बनारस और प्रयागराज के बीच वाले सुनसान हाईवे पर, जहां मिलों तक कोई ढाबा नहीं था, राघव ने देखा कि दूर सड़क के किनारे कोई खड़ा है। जैसे ही ट्रक करीब पहुंचा, लाइट की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक पीतल की लालटेन थी। उस्ताद, रोकिए मत, छोटू चिल्लाया, लेकिन राघव ने ब्रेक मार दिए। उसे लगा शायद किसी को मदद की जरूरत है। बूढ़ा आदमी ट्रक की खिड़की के पास आया। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेदी थी। उसने अपनी फटी आवाज में कहा, बेटा, आगे मत जाना। वो जाग गई है, वो अपना हिस्सा मांग रही है। राघव ने पूछा, कौन जाग गई है? कौन सा हिस्सा? बूढ़े ने बिना कुछ कहे सड़क की ओर इशारा किया और अंधेरे में गायब हो गया। राघव ने डर के मारे क्लच छोड़ा और ट्रक को तेजी से भगाया, लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू होना था। केबिन में तीसरा कोई है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद ट्रक अचानक भारी महसूस होने लगा, जैसे पीछे के हिस्से में किसी ने कई टन वजन लाद दिया हो। छोटू ने पीछे वाले शीशे साइड मिरर में देखा और उसके गले से आवाज नहीं निकली। ट्रक की बॉडी के ऊपर तिरपाल के पास एक काला साया बैठा था। उसकी लंबी उंगलियां ट्रक की छत को खुरच रही थीं। चिर्रर चिर्रर। उस्ताद, ऊपर ऊपर देखो। छोटू थर-थर कांपने लगा। राघव ने जैसे ही ऊपर की खिड़की से देखने की कोशिश की, एक ठंडी सड़ती हुई बदबू केबिन में भर गई। रेडियो पर आवाज अब साफ हो गई थी, तुमने मुझे रास्ता नहीं दिया, अब मैं रास्ता बदल दूंगी। अचानक सामने की सड़क गायब हो गई। जहां 4 लेन का हाईवे होना चाहिए था, वहां अब एक घना जंगल और एक कच्ची पगडंडी थी। राघव ने जोर से ब्रेक मारे, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक सीधे एक पुरानी टूटी हुई कब्रगाह की ओर बढ़ रहा था। भाग 2, रीवा के जंगल और मौत का पीछा। गोरखपुर की वो खौफनाक रात पीछे छूट चुकी थी, या कम से कम राघव को ऐसा लग रहा था। जैसे जैसे सूरज की पहली किरणें फूटी, वो भयावह जंगल और कच्ची पगडंडी अचानक गायब हो गई और महारानी ट्रक फिर से हाईवे पर था। लेकिन ट्रक के केबिन के अंदर की बदबू अभी भी नहीं गई थी। राघव और छोटू अब मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुके थे। रीवा के घने जंगलों वाले रास्ते पर दोपहर की धूप भी डरावनी लग रही थी। खून के निशान। उस्ताद, ट्रक चेक कर लो, रात को ऊपर कोई था। छोटू की आवाज अभी भी कांप रही थी। राघव ने एक सुनसान जगह पर ट्रक रोका। जब दोनों नीचे उतरे तो उनके होश उड़ गए। ट्रक की तिरपाल पर किसी के हाथों के निशान थे, लेकिन वे निशान मिट्टी के नहीं, बल्कि सूखे हुए खून के थे। और सबसे अजीब बात, वे हाथ इंसानी नहीं लग रहे थे। उंगलियां बहुत लंबी और नाखून आरी की तरह पहने थे। राघव ने अपना हनुमान चालीसा निकाला और डैशबोर्ड पर रख दिया। छोटू, आज रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए।
रात होने से पहले हमें भोपाल पार करना है। दोपहर का सन्नाटा। जैसे जैसे वे रीवा के जंगलों के बीच से गुजर रहे थे, सड़क पर ट्रैफिक एकदम खत्म हो गया। न कोई ट्रक, न कोई कार। तभी सामने एक छोटा सा बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। राघव ने हॉर्न बजाया, लेकिन बच्चा हिला नहीं। जैसे ही ट्रक बिल्कुल करीब पहुंचा, बच्चा मुड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह सपाट था। ना आंखें थीं, ना नाक, बस एक बड़ा सा मुंह जिसमें काले दांत थे। राघव ने जोर से स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक खाई में गिरने से बाल बाल बचा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई बच्चा नहीं था, लेकिन ट्रक के डैशबोर्ड पर रखा हनुमान चालीसा जलकर राख हो चुका था। ढाबा जो था ही नहीं। शाम के 7 बज रहे थे। भूख और थकान से दोनों का बुरा हाल था। तभी उन्हें रास्ते में एक जगमगाता हुआ ढाबा दिखा। वहां कई ट्रक खड़े थे और लोग खाना खा रहे थे। राघव और छोटू नीचे उतरे। ढाबे का मालिक एक अजीब सी मुस्कान के साथ उनके पास आया। साहब, बहुत दिनों बाद गोरखपुर की तरफ से कोई आया है। बैठिए, कालिया नागिन का रास्ता पार कर आए आप, बड़ी बात है। राघव ने पूछा, ये कालिया नागिन क्या है? मालिक ने बिना पलक झपकाए कहा, वो सड़क जो खून पीती है। वैसे आप जो मांस खा रहे हैं वो पसंद आया? राघव ने अपनी थाली की ओर देखा। वहां खाना नहीं था। थाली में इंसानी उंगलियां और काले कीड़े रेंग रहे थे। अचानक पूरे ढाबे की लाइट बुझ गई। जब राघव ने टॉर्च जलाई तो वहां न कोई ढाबा था, न लोग। वे एक पुराने श्मशान के बीचों बीच खड़े थे और उनके चारों ओर वही हवा तैर रही थी। केबिन में कैद। वे भागकर ट्रक में चढ़े। राघव ने चाबी घुमाई, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। खिड़की के बाहर से किसी ने शीशे पर दस्तक दी। खट खट खट। बाहर वही बच्चा खड़ा था, लेकिन अब वो ट्रक के जितना बड़ा हो गया था। उसने अपनी लंबी उंगलियों से ट्रक का दरवाजा खोलना शुरू किया। उस्ताद, वो अंदर आ रहा है, छोटू चिल्लाया। तभी राघव को याद आया कि उसके पास उसकी दादी का दिया हुआ एक पुराना तांबे का कड़ा था। उसने वो कड़ा निकाला और खिड़की के बाहर फेंक दिया। एक तेज चीख गूंजी और वो साया धुएं में बदल गया। इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। राघव ने ट्रक की रफ्तार 100 के पार पहुंचा दी, लेकिन जब उसने साइड मिरर में देखा तो उसे पीछे के माल कार्गो में एक सफेद साड़ी का कोना लहराता हुआ दिखा। वो चीज अब ट्रक के अंदर ही थी। भाग 3, कसारा घाट का नरक और आखिरी फैसला। मध्य प्रदेश की सीमा पार करते ही महाराष्ट्र की हवाओं में एक भारीपन महसूस होने लगा था। राघव और छोटू पिछले 36 घंटों से सोए नहीं थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन डर ने उन्हें सोने नहीं दिया। अब वे नासिक पार कर चुके थे और सामने था मौत का सबसे बड़ा जाल, कसारा घाट। ये वही जगह है जहां गहरी खाइयां और घुमावदार मोड़ ड्राइवर की रूह कपा देते हैं। रात के 3 बज रहे थे। धुंध इतनी घनी थी कि ट्रक की हेडलाइट की रोशनी भी उसे चीर नहीं पा रही थी। केबिन का असली सच। ट्रक के पीछे से अभी भी वही खुरचने की आवाज आ रही थी, चिर्रर चिर्रर। अचानक केबिन के अंदर का तापमान 0 से नीचे चला गया। छोटू, जो बगल वाली सीट पर बैठा था, अचानक शांत हो गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी। जब राघव ने मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। छोटू की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। छोटू की आवाज बदल चुकी थी। वो एक भारी डरावनी औरत की आवाज में बोला, राघव, तूने सोचा था कि तू बच जाएगा। गोरखपुर से ही मैं तेरे साथ हूं। उस बूढ़े ने तुझे टोका था, पर तू नहीं माना। राघव ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग थामी और चिल्लाया, छोड़ दे इसे। तुझे क्या चाहिए? वो साया छोटू के शरीर के जरिए हंसा। मुझे वो चाहिए जो तूने 10 साल पहले मुझसे छीना था। याद कर, इसी कसारा घाट पर एक लाल रंग की कार और तेरा यही ट्रक। अतीत का काला साया। राघव का दिमाग सुन्न हो गया। 10 साल पहले इसी घाट पर उसकी ट्रक से एक एक्सीडेंट हुआ था। एक परिवार की मौत हो गई थी। राघव डर के मारे वहां से भाग गया था। पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई, लेकिन आज वह गुनाह उसके सामने खड़ा था। तभी
सामने की सड़क पर एक लाल रंग की टूटी फूटी कार दिखाई दी। वही कार जो 10 साल पहले राख हो गई थी। वो कार हवा में तैर रही थी और सीधे ट्रक की ओर आ रही थी। घाट की वो ढलान, आज हिसाब होगा ड्राइवर। अचानक ट्रक के ब्रेक फिर से फेल हो गए। ढलान पर महारानी ट्रक की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। सामने एक तीखा मोड़ था और उसके नीचे हजारों फीट गहरी खाई। राघव ने पूरी ताकत से हैंडब्रेक खींचने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर की तरह जाम हो चुका था। छोटू का शरीर अब हवा में उठने लगा था और उसकी उंगलियां राघव के गले के चारों ओर कसने लगी। राघव का दम घुटने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने मौत और उन लोगों के चेहरे दिखने लगे जो उस हादसे में मारे गए थे। उसने आखिरी कोशिश की। अपने गले से वो ताबीज निकाला जिसे उसने कभी नहीं खोला था। उसमें उसकी मां की दी हुई भभूत थी। उसने वो भभूत मुट्ठी में ली और छोटू या उस साये के चेहरे पर मार दी। एक कान फाड़ देने वाली चीख पूरे घाट में गूंज उठी। वह साया छोटू के शरीर को छोड़कर ट्रक की छत फाड़कर बाहर निकल गया। अंतिम मोड़। ट्रक अब खाई के बिल्कुल किनारे पर था। राघव ने देखा कि सामने वही औरत खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी खून से लथपथ थी। उसने अपना हाथ उठाया। राघव को लगा कि वो उसे धक्का देगी, लेकिन तभी उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति दिखी। राघव ने चिल्लाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, ट्रक के टायर जमीन में धंस गए। ट्रक खाई के बिल्कुल मुहाने पर जाकर रुक गया। पहिए आधे हवा में थे, लेकिन ट्रक गिरा नहीं। सुबह का उजाला। जब सूरज की पहली किरण निकली तो पेट्रोलिंग पुलिस को कसारा घाट के किनारे एक ट्रक मिला। राघव ट्रक के बाहर बेहोश पड़ा था और छोटू केबिन में डरा सहमा बैठा था। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो वे हैरान रह गए। ट्रक की बॉडी पर हजारों हाथ के निशान थे, जैसे किसी पूरी भीड़ ने ट्रक को पीछे से खींचकर खाई में गिरने से बचाया हो। राघव ने पुलिस के सामने अपना पुराना जुर्म कबूल कर लिया। उसे जेल हुई, लेकिन उसके मन पर जो बोझ 10 साल से था वो उतर चुका था। कहते हैं आज भी अगर आप रात के वक्त गोरखपुर से मुंबई के उस रास्ते पर ट्रक लेकर निकलें तो कसारा घाट के उस मोड़ पर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर खड़ा मिलता है। वो सिर्फ उन्हीं को रोकता है जिनके मन में कोई पाप छुपा होता है। सावधान रहिए, क्योंकि सड़कें कभी भूलती नहीं हैं। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।